नमस्कार मित्रों, हम लोग विगत कुछ दिनों से वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ण विचार से संबंधित 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जिसमें वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर क्या है, स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण के कौन कौन से भेद हैं, व्यंजन वर्ण क्या है, उनके कौन कौन से भेद हैं, अयोगवाह क्या है, इत्यादि चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम लोग आगत ध्वनियाँ इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। क्या है आगत ध्वनियाँ? तो आप लोग वीडियो देखते चलिए और अपना एक नोट्स बनाते चलिए। आगत ध्वनियाँ आज हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग विचार करेंगे आगत शब्द का अर्थ क्या होता है। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आगत शब्द का शाब्दिक अर्थ है आया हुआ। अब प्रश्न उठता है कहां से आया हुआ? तो विदेशी भाषाओं से आया हुआ। विदेशी भाषा से तात्पर्य अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं से जिन शब्दों को हिंदी में ग्रहण किया गया है, उनके शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लेखन के लिए कुछ वर्णों को हम लोगों ने उन भाषाओं से हिंदी भाषा में लिया है, स्वीकार किया है। वही आगत वर्ण है या वही आगत ध्वनियाँ हैं। जैसे एक इस टाइप का एक वर्ण मिलता है, इसे आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने, शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए किया जाता है। वास्तव में इसकी स्थिति आ और ओ के बीच की होती है। ठीक, अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए इस हम आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आ लिखकर ऊपर एक चंद्रबिंदी जैसा बनाते हैं, यानी अर्धचंद्राकार बनाते हैं, लेकिन उसमें बिंदी नहीं लगाते हैं। जैसे चंद्रबिंदी में क्या है कि मान लीजिए ऐसे ऐसे डॉट लग जाता है, यही डॉट इसमें नहीं है, यही डॉट जो है इसमें नहीं है, और यह आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है। इसका उच्चारण न तो हम पूरी तरह से आ की तरह करेंगे, न तो पूरी तरह से ओ की तरह करेंगे। मतलब ऐसा उच्चारण करेंगे जो आ और ओ के बीच का हो। जैसे बॉल, डॉक्टर, न तो इसको डॉक्टर पढ़ेंगे न तो डॉक्टर पढ़ेंगे। ऐसा उच्चारण करना है जो आ और ओ के बीच का हो। जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी इत्यादि से बहुत से शब्द आपको अंग्रेजी भाषा के मिलेंगे। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। डॉल। ठीक, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं, यदि हम बाल कहें, बाल, तो अर्थ क्लियर नहीं होगा। अरे बाल तो हमारे सर के भी तो बाल हैं। अब मान लीजिए इसको डाल बोल दें, डाल, तो डाल, डाल पेड़ की डाल, टहनी। तो इसीलिए शुद्धतम उच्चारण करने के लिए इस आगत स्वर को अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लिया गया है, जिसका सिंबल यह है, यानी इसको, यह इसका सिंबल कहिए चाहे मात्रा कहिए, जिसकी स्थिति आ और ओ के बीच की है। ना तो इसको हम पूरी तरह से आ का उच्चारण करेंगे और ना तो पूरी तरह से ओ का उच्चारण करेंगे। ऐसा बोलेंगे जो स्थिति आ और ओ के बीच की हो। न तो इसको बाल कहेंगे न तो बोल कहेंगे, बल्कि बोलेंगे बॉल, डॉक्टर, कॉपी, डॉल,
ठीक, तो ये आगत स्वर आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब नुक्ता, नुक्ता वास्तव में व्यंजन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। व्यंजन वर्णों के नीचे नुक्ते का प्रयोग किया जाता है और उसका भी उद्देश्य यही है कि विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाए और शुद्ध रूप से उन्हें लिखा जाए। नुक्ता, जैसे क, ख, क, क, ख, प, फ, ज, ज नहीं कहेंगे, ज, ठीक है, ग, ठीक, इन नुक्ता वाले व्यंजन वर्ण हैं। आए कहाँ से हैं ये? अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी से आए हुए हैं। वास्तव में यदि नुक्ता न लगाया जाए तो यहाँ भी हिंदी के शब्दों से अर्थ क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे एक शब्द है जरा, अगर नुक्ता नहीं लगा, जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। अगर नुक्ता लगा दें जरा, जरा मतलब होगा थोड़ा, ठीक, कहते ना जरा सा अदरक लाओ, मुझे जरा सा चाय दे दो, मतलब थोड़ा चाय दे दो। और जरा, जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। ऐसे देखिए खुदा, खुदा मतलब खोदा हुआ, खोदा गया। अब अगर नुक्ता लगा दें खुदा, खुदा मतलब ईश्वर, ठीक, ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे। जैसे राज, राज मतलब होता है शासन, क्या होता है? शासन। यदि कहते हैं राज, राज मतलब रहस्य, ठीक। तो यदि हम नुक्ते का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। एक शब्द है सजा, सजा मतलब सजा हुआ, भाई जिसे सजाया संवारा गया हो वह सजा हो जाएगा। और सजा, 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 सजा मतलब दंड, सजा मतलब दंड। तो इस तरह से सही प्रयोग करने के लिए, मतलब उस शब्द का सही अर्थ स्पष्ट हो, शुद्ध रूप में उसका प्रयोग किया जाए, तो इसलिए विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए, सही प्रयोग करने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। यदि हम कहीं कहीं नुक्ता का प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। जैसे होता है गज, एक शब्द है गज, गज का अर्थ ही होता है शासन, ठीक। और गज, गज, गज मतलब होता है वही मीटर, नापने का एक नाप, एक पैमाना है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा आगत ध्वनियां क्या है। आगत ध्वनियां, आगत मतलब आगत का अर्थ होता है आया हुआ। कहां से आया हुआ? विदेशी भाषा से आया हुआ। कौन सी विदेशी भाषा? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि से आया हुआ। इसमें एक आगत स्वर है जो मैंने आपको भी बताया, जिसको इस ढंग से लिखा जाता है, जिसका उच्चारण न तो आ की तरह होता है न तो ओ की तरह होता है, बल्कि दोनों के बीच का होता है। जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी, डॉल इत्यादि। उसके बाद नुक्ता, नुक्ता अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का शुद्ध प्रयोग करने के लिए हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं।
क, ख, प, फ, ज, ग इत्यादि व्यंजन वर्ण हिंदी के हैं। जब नीचे नुक्ता लगेगा क, ख, फ, ज, ग, ठीक इस तरह से इनका उच्चारण होगा। यदि नुक्ते का हम प्रयोग नहीं करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जो मैंने यहाँ आपको समझा दिया है। जरा है तो उसका अर्थ होगा बुढ़ापा, जरा थोड़ा, राज शासन, राज रहस्य, गज इसका भी अर्थ होता शासन, गज एक नाम, कहते हैं ना एक गज कपड़ा दीजिए। खुदा खोदा गया, खुदा खुदा ईश्वर, सजा सजा हुआ, सजा दंड, ठीक इस तरह से ये चीजें हैं। तो आप लोग आगत ध्वनियों को जानते रहिए, कभी कभी पूछा जाता है, आगत ध्वनियों को भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते समझते रहिए। तो हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे। आइए इसी क्रम में थोड़ा सा हम लोग र को जानते हैं। देखिए र को बहुरूपिया वर्ण भी कहा जाता है। बहुरूपिया वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके विविध रूप हमें देखने सुनने को मिलते हैं। ठीक, र के विविध रूप हमें देखने सुनने को मिलते हैं। देखिए तीन कंडीशन इसमें है। पहला है जब स्वर रहित र वर्ण के बाद कोई स्वर सहित व्यंजन वर्ण हो तो र उसके ऊपर लग जाता है। जैसे देखिए कर्म, इसमें है क्या, क, अ, फिर र, फिर म, फिर अ, ये वर्ण विच्छेद मैंने कर दिया है। तो र आधा है तो इसके ऊपर चला जाएगा। देखिए यहां से पूरा क हो जाएगा और र म के ऊपर जाएगा, ये आगे लगेगा म पूरा हो जाएगा, कर्म बन जाएगा। ठीक, तो र यदि स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन पर लग जाता है। उसे क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। इस र को क्या कहेंगे, रेफ। क्या कहेंगे, रेफ कहेंगे। यानी कहने का अर्थ यहाँ यह है कि जब स्वरहीन र के बाद कोई स्वरयुक्त व्यंजन वर्ण है तो र उसके ऊपर लग जाता है। जैसे कर्म, दर्द, सर्द, ठीक बहुत से शब्द हैं, शर्म, वर्ष इत्यादि बहुत से शब्द ऐसे आपको मिलेंगे। तो र के विविध रूप में पहला जो है कि र का जो रेफ रूप है, यानी जब र किसी वर्ण के ऊपर लगता है तो कब लगता है, जब स्वर रहित र के बाद, रहित मतलब जिसमें स्वर न हो, ऐसा र वर्ण हो जिसमें स्वर न हो, उसके बाद स्वर सहित कोई व्यंजन वर्ण आता है तो र उसके ऊपर चला जाता है, उसे रेफ कहते हैं। दूसरा क्या है, फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या है, जब स्वरयुक्त र के बाद स्वर रहित व्यंजन के बाद, स्वर रहित व्यंजन के बाद, स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर न हो, स्वर रहित व्यंजन के बाद कोई स्वर सहित र वर्ण आए तो र उस पाई वाले वर्ण के पाई में लगा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। स्वर रहित कोई वर्ण हो, स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो। देखिए इसको जानने का प्रयास करिए कि स्वर
पहले बात, कोई पाई वाला वर्ण हो, एक बात इसको स्पष्ट रूप से समझिए, पाई वाला वर्ण हो और उसके वह स्वर रहित हो, यानी उसमें स्वर ना हो, और उसके बाद कोई र वर्ण हो, तो वह र वर्ण उस पाई वाले वर्ण के नीचे लग जाता है। जैसे देखिए, देखिए मैंने वर्ण विच्छेद किया है ब्रज का, इसे ब्रज शब्द है, यहां ध्यान से समझिए तो समझ में आ जाएगा। ब्रज शब्द है तो ब आधा है और र है, ठीक, उसके बाद ज और अ है, यानी अगर वर्ण विच्छेद ना करें तो ब आधा है, फिर र है, फिर ज है, ऐसे समझिए, वर्ण विच्छेद ना करिए। तो ये र क्या है, इस ब के नीचे लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें। जब पूरी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद, पूरी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद, यानी पूरी पाई वाला, पूरी पाई मतलब ऐसे जो लाइन खींची गई है, ये पाई है, जैसे क है, ये पूरी पाई वाला वर्ण है, च है, ये भी पूरी पाई वाला वर्ण है, लेकिन छ पूरी पाई वाला वर्ण नहीं है। पूरी पाई का मतलब जो लाइन खींच के ऐसे आया हुआ है, ठीक, त भी पूरी पाई वाला है, प भी पूरी पाई वाला है, फ भी पूरी पाई वाला है, जहां ऐसे हो ये पूरी पाई वाला वर्ण है, समझ रहे ना। तो पूरी पाई, जब पूरी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित र आता है तो र उस व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगा दिया जाता है। ये सेकंड कंडीशन है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया, ब्रज, ब्रज में क्या है, ब आधा है लेकिन र पूरा है, फिर ज है, वर्ण विच्छेद न करिए। क्रम, क्रम में क्या है, क आधा है, र पूरा है और म है, ठीक। इसी ढंग से भ्रम, भ्रम में भी क्या है, भ आधा है, र पूरा है और म है, ठीक। इसी ढंग से ग्रह, ग्रह में भी क्या है, ग आधा है, र पूरा है और ह है। तो शायद आपके समझ में आ गया होगा। पहले में क्या था, फर्स्ट कंडीशन में यदि र जो है, र वर्ण स्वर रहित हो, उसके बाद स्वर सहित कोई व्यंजन आएगा तो र का क्या होगा, रेफ हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर चला जाएगा। दूसरे में क्या है, यदि कोई पाई वाला व्यंजन वर्ण है, वो भी स्वर रहित है, उसके बाद यदि स्वर सहित र आ रहा है तो वह र जो है उस पाई वाले वर्ण के नीचे इस रूप में लग जाएगा, ठीक। अब इसकी तीसरी कंडीशन समझिए। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि स्वर रहित, स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर न हो, ऐसे ट और ड के बाद, ठीक, स्वर रहित ट ड के बाद स्वर सहित र आए, स्वर सहित मतलब पूरा र, स्वर सहित र आए तो हम क्या करेंगे, आए तो र को हम नीचे इस तरह लगा देंगे, जैसे ट्रक, ट्रक, इसमें क्या है, ट आधा है, र पूरा है, उसके बाद क है, ठीक है। ट्रक, राष्ट्र, इसे राष्ट्र लिखा जाता है ना, तो वास्तव में है क्या भाई, रा स आधा है, ट आधा है और लास्ट में र है, तो लिख देंगे इस तरह से, ठीक। जैसे ड्रम है, ड्रम, ड आधा है, र है और म है, इसको नीचे लगा देंगे, ड्रम, ठीक। ऐसे बहुत से शब्द हैं जहां इस तरह का प्रयोग होता है। जैसे ड्रामा है,
ड्रामा। तो इसको तोड़ेंगे, ड आधा है, फिर र है, फिर मतलब रा कर दीजिए, फिर माँ है, तो ये नीचे लाके लग जाएगा ड्रामा। ठीक, तो ये र की 3 स्थितियां हैं। र को इसीलिए बहुरूपिया वर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका विविध रूप हमें देखने सुनने को मिलता है। पहला है, यदि स्वर रहित र के बाद कोई स्वर सहित व्यंजन हो तो र उसके ऊपर चला जाता है, उसका रेफ हो जाता है, जैसे कर्म, ठीक, धर्म इत्यादि। यहां देखिए र का रेफ हो गया है। दूसरा क्या है, यदि कोई पाई वाला वर्ण हो, पाई वाला वर्ण मतलब जिसमें इस तरह से पाई हो, कोई पाई वाला वर्ण हो, वह स्वर रहित हो, उसके बाद स्वर सहित र आ जाए तो वह र उस पाई वाले वर्ण के नीचे यहाँ लग जाता है। देखिए जैसे यहाँ क में, भ में, ग में लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए पाई वाला वर्ण सभी है, ये आधे हैं, उसके बाद र वर्ण है। ठीक है, तो ये दूसरा रूप है। तीसरा क्या है, यदि स्वर रहित ट और ड है, यानी आधा ट और ड है, उसके बाद स्वर सहित र आए तो वह र जो है उस वर्ण के, यानी स्वर रहित ट ड के नीचे इस तरह लग जाता है। ठीक, तो यही जो है र का विविध रूप हमें देखने सुनने को मिलता है। तो इतना आज हम लोग केवल 2 टॉपिक पर चर्चा किए हैं। एक र का विविध रूप है और दूसरा आगत ध्वनियां है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो यदि बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग रुचि नहीं लेते हैं। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान को हम लोग देखेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान। और इससे विविध परीक्षाओं में अवश्य ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।